हे गाइस, अमृता अग्रवाल फ्रॉम अमृता अग्रवाल कोचिंग सेंटर। मैं डेली अपने चैनल पे एसएससी सीजीएल टीयर 1 के 2019, 2020 और 2021 में आए हुए मैथ्स क्वेश्चंस टॉपिक वाइज लेके आती हूँ। आप सबको एक वीडियो में एक टाइप के पिछले 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको उसका कंसेप्ट क्लियर होगा और शॉर्ट फॉर्मूले के साथ उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अभी तक मैंने ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा कंप्लीट करवा दिया है और मेंसुरेशन मैं भी कंप्लीट करवा रही हूँ। इसी तरीके से पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। आप सबको पिछले 3 साल के आए हुए मैथ्स के सारे क्वेश्चंस एक जगह मिले, इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है, जिसमें मैंने अभी तक जितने भी प्रीवियस 3 साल के आए हुए क्वेश्चंस आपको दिए हैं और आगे दूंगी, उन सबके सॉल्यूशन की लिंक उस प्लेलिस्ट में मिलेगी। और प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आपको आई बटन पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एसएससी सीजीएल टीयर 2 के मैथ्स के प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी। और एसएससी में आए हुए मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको सॉल्व करवाए हैं और आगे करवाऊंगी, उन सबके सॉल्यूशन के प्लेलिस्ट की लिंक भी मिलेगी, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। स्फीयर पे और सिलेंडर पे बेस्ड आया हुआ पिछले 3 साल का क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज 4851 सेंटीमीटर क्यूब, देन व्हाट इज इट्स डायमीटर। कह रहा है कि स्फीयर का वॉल्यूम 4851 सेंटीमीटर क्यूब का है, तो बताना है कि इस स्फीयर का डायमीटर क्या होगा। देखिए, स्फीयर का वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब, जिसकी वैल्यू है 4851 सेंटीमीटर क्यूब। इससे मैं इजीली रेडियस फाइंड आउट कर सकती हूँ स्फीयर का, और जब मुझे स्फीयर का रेडियस फाइंड आउट हो जाएगा तो मैं इजीली उससे डायमीटर फाइंड आउट कर लूँगी, क्योंकि डायमीटर ऑफ स्फीयर होता है 2 इंटू रेडियस ऑफ स्फीयर। सिंपल है, सबको पता होगा। अब बस इसे कैलकुलेट करना है, दैट्स इट। अब देखिए, ये 4/3 और पाई की जगह 22/7 रख दिए। आर क्यूब इक्वल टू 4851 ये मिलेगा मुझे। तो आर क्यूब क्या मिल जाएगा, आर क्यूब मिलेगा 4851 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 22। क्लियर है। ये जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे इक्वल के इस साइड, इक्वल के दूसरे साइड जाएगी, तो जो डिनोमिनेटर इसका होगा वो यहाँ न्यूमरेटर में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो न्यूमरेटर होगा यहाँ पे आर क्यूब के साथ, वो दूसरी जगह जाके इक्वल के दूसरे साइड जाके आर एच एस में डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये सिंपल है, ये आप सबको आता है। अब आपको आर क्यूब क्या मिल जाएगा, मैं देख रही हूँ कि ये 11 से डिविजिबल है, तो 11 का 2 टाइम्स गया, ये भी 11 से डिविजिबल है, कितना जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा 44 होगा, फिर 45 होगा, फिर 4 टाइम्स जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, 1 टाइम्स जाएगा, 441 आया। अब 441 को मैं देख रही हूँ कि ये 9 से डिविजिबल है, तो 441 को मैं फैक्टराइज कर लूँ, मैं इसका फैक्टर निकालूंगी, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा 9, और 9 से जब 441 में डिवाइड किया तो मुझे मिल गया 49। तो मैं 9 इंटू 49 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 4 इंटू 2 ये मिला। अब मैं यहाँ से रेडियस फाइंड आउट करूँगी, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे क्यूब रूट करूँगी। अब इससे मुझे इसका रेडियस मिलेगा। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, और ये क्या है, 3 है, मीन्स ओवरऑल आपको क्या मिला, 3 का क्यूब मिला। 49 7 का स्क्वायर है और इंटू 7 है, इसका मतलब आपको न्यूमरेटर में क्या मिला, 7 का क्यूब मिला। डिनोमिनेटर में आप क्या देख रहे हैं, 4 इंटू 2 है, ये 2 का क्यूब है। ओवरऑल क्या मिला आपको, 3 का क्यूब इंटू 7 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। और फिर जब आप उसका क्यूब रूट किए तो आपको 3 इंटू 7 अपॉन 2 ये आपको मिल गया फाइनली रेडियस ऑफ स्फीयर, जो कि आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे 21/2 है ये। क्योंकि जो डायमीटर ऑफ स्फीयर है, जो मुझे वैल्यू फाइंड आउट करनी है, वो क्या है, ये रेडियस की डबल है। इसका मतलब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा इस स्फीयर का डायमीटर, जो कि क्या होगा, 21 होगा, जो कि फोर्थ ऑप्शन है। सिंपल है, इजीली इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो गई। आई होप आप सबको क्लियर समझ में आया है। वैसे बहुत सिंपल क्वेश्चन था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, if the volume of a sphere is equal to that of a cylinder having the same radius, then find the ratio of the radius to height of the cylinder। कह रहा है कि एक स्फीयर है जिसका वॉल्यूम इक्वल है सिलेंडर के वॉल्यूम के, और इन दोनों का जो रेडियस है वो सेम है, मीन्स इन दोनों के रेडियस आपको इक्वल दिया है
और दोनों का वॉल्यूम भी आपको इक्वल दिया है। बताना ये है कि रेडियस और सिलेंडर की हाइट में क्या रेशियो होगा। मीन्स रेडियस और हाइट ऑफ सिलेंडर, मुझे इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। तो रेडियस ऑफ स्फीयर लीजिए या रेडियस ऑफ सिलेंडर लीजिए, दोनों के लिए तो रेडियस सेम ही बनता है। और आपको जब बोल रहा है कि इन दोनों के वॉल्यूम आपस में इक्वल है, तो मैं इन दोनों का वॉल्यूम के फॉर्मूले को इक्वेट कर लेती हूँ, जिससे कि मुझे रेडियस और हाइट इन दोनों का रेशियो मिल सके। क्लियर है? तो आपको पता है कि स्फीयर के लिए जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और स्फीयर के लिए वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। किसी को कोई डाउट नहीं है? ऑलरेडी हर एक पॉइंट क्लियर कर चुकी हूँ मैं। पाई से पाई कटेगा, क्लियर है? ये आर स्क्वायर है और ये आर क्यूब है, तो यहाँ से मिलेगा आपको सिर्फ आर। ओवरऑल आपको आर अपॉन एच क्या मिल गया? मिल गया 3/4। मीन्स आपको रेडियस और हाइट इन दोनों का जो रेशियो मिला है वो क्या मिला है? 3/4, जो कि थर्ड ऑप्शन है। सिंपल था, इजिली वैल्यू फाइंड आउट हो गई। और अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रही हूँ। क्वेश्चन है, a cylindrical vessel of diameter 32 centimeter is partially filled with water or solid metallic sphere of radius 12 centimeter is dropped into it. What will be the increase in the level of water in the vessel? कह रहा है कि एक cylindrical vessel है जिसका डायमीटर 32 सेंटीमीटर का है। ये पार्शियली फिल्ड विथ वाटर है, मीन्स कंप्लीट नहीं भरा हुआ है, कुछ मात्रा इसमें पानी भरा है। इसमें एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर ड्रॉप हो गया है, जिस स्फीयर का रेडियस 12 सेंटीमीटर का है। और ड्रॉप होने की वजह से इस सिलेंडर में, सिलेंड्रिकल वेसल में, इस सिलेंड्रिकल वेसल में जो पानी का लेवल है वो ऊपर आ गया है। तो बताना है कि कितना इंक्रीज हुआ है वाटर लेवल, बस यही मुझे बताना है कितना इंक्रीज हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि आप कोई भी सिलेंड्रिकल वेसल लें जिसमें कि कुछ मात्रा में पानी भरा हुआ है, क्लियर है? इसमें आप एक सॉलिड मेटेलिक स्फीयर जब अंदर ड्रॉप करेंगे, तो क्योंकि ये सॉलिड है, मेटेलिक है, तो ये ड्रॉप जब करेंगे आप, तो पूरा कंप्लीट नीचे बॉटम में चला जाना है। और जब ये कंप्लीट बॉटम में चला जाएगा तो ये एक जगह ऑक्यूपाई करेगा, और ये जो जगह ऑक्यूपाई करेगा वो क्या होगा? ये इस स्फीयर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। मतलब जो इसकी जगह है, जिसका वॉल्यूम है, वो वॉल्यूम की जगह तो यहाँ पे ले लेगा ना, इस वेसल के नीचे। तो जब ये अपनी जगह ले लेगा अपने वॉल्यूम जितनी, तो ऐसे में जो पानी यहाँ भरा हुआ था वो पानी कहाँ चला जाएगा? ऊपर लेवल में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो ऊपर के लेवल में पानी आया है वो, उसका वॉल्यूम क्या है? वही है जो इस स्फीयर का वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल है इंक्रीज्ड वॉल्यूम ऑफ, यहाँ पे जो वेसल में हुआ है वही, ठीक है? तो इसका वॉल्यूम आप ले सकते हैं कि मान लीजिए जो भी इंक्रीज हुआ है ये जो वॉल्यूम है यहाँ पे, तो इसका आप हाइट मान सकते हैं कि h, ठीक? ये h हाइट यहाँ पे इंक्रीज हो गई। ऐसे में इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा? इसका वॉल्यूम बन जाएगा, क्योंकि ये सिलेंड्रिकल वेसल है, तो बन जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, जिसमें आर क्या काम करेगा? इस वेसल का रेडियस का काम करेगा, जो कि डायमीटर दिया है 32, इसका मतलब इसका जो रेडियस होगा वेसल का वो 16 होगा। मीन्स पाई 16 स्क्वायर एच इक्वल होगा इस स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल। अब स्फीयर का वॉल्यूम क्या होगा? पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो पाई आर क्यूब, रेडियस क्या काम करेगा? जो 12 दिया है वही, मीन्स 12 क्यूब। तो ओवरऑल क्या मिला आपको? आपको मिला कि पाई 16 स्क्वायर एच इक्वल है 4/3 पाई 12 क्यूब के। क्लियर है? तो बस मैं ऐसे ही कैलकुलेट कर लेती हूँ। यहाँ पे जो सिलेंड्रिकल वेसल है उसमें जो इंक्रीज हुई है हाइट, उसकी वजह से यहाँ पे जो वॉल्यूम बन रहा है
ये जो इंक्रीज्ड वॉल्यूम है वो क्या है, पाई 16 स्क्वायर एच, जो कि स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल है, जो कि होगा 4/3 पाई आर क्यूब मीन्स 12 क्यूब। किसी को कोई डाउट नहीं होगा, मैंने हर एक पॉइंट एक्सप्लेन किया है। फिर भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। पाई से पाई कटेगा, अब यहाँ पे h निकालना है, क्या हो जाएगा 4/3 इंटू 12 इंटू 12 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 16। एकदम सिंपल वे में मैं सॉल्व कर रही हूँ। अब क्या मिलेगा आपको, 4 टाइम्स जाएगा, ये 3 टाइम्स जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पे मैं करूँगी 4 टाइम्स गया, 4 4 ज़ा 16, 4 3 ज़ा 12 और 4 से फिर यहाँ कट लगाऊंगी, 4 3 ज़ा 12, क्या मिल गया मुझे 3 3 ज़ा 9, 9 वैल्यू आ गई इस हाइट की। मीन्स ये 9 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज कर जाएगी इस स्फीयर के इस सिलेंड्रिकल वेसल में ड्रॉप हो जाने से। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलती हूँ। क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर A and B are in the ratio 125:64. If the sum of radius of A and B is 36 centimeter, then the surface area of A is। कह रहा है कि स्फीयर A और स्फीयर B, ये दो स्फीयर हैं, इन दोनों ही स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो है 125:64। इन दोनों के स्फीयर का वॉल्यूम मुझे मिल गया 125:64। कह रहा है इफ द सम ऑफ रेडियस ऑफ ए एंड बी इज 36, मीन्स इस दोनों ही रेडियस का जो सम होगा, मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर ए प्लस रेडियस ऑफ स्फीयर बी, ये जो होगा वो होगा 36। तो 36 वैल्यू मिली, 36 सेंटीमीटर इन दोनों के रेडियस का एडिशन है। तो बताना मुझे ये है कि व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए। तो सरफेस मतलब स्फीयर ए की सरफेस एरिया बताना। तो स्फीयर के लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या बनता है 4 पाई आर स्क्वायर। यही होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए। अब पहले मैं आपको बता देती हूँ किसी भी स्फीयर की सरफेस एरिया होता क्या है, फिर उसके बाद मैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। देखिए, किसी भी स्फीयर की सरफेस एरिया होती है, जो आपको स्फीयर दिख रहा होता है ना ऊपर से, पूरी कंप्लीट, जहाँ पे आप पूरा कंप्लीट देखिए और वो आपको जो एरिया दिखती है वही उसकी सरफेस एरिया हुई। आप ऐसे एग्जांपल में ले सकते हैं कि बॉल स्फीयर होता है, उसका शेप स्फीयर का होता है, तो बॉल में आप कंप्लीट जो आपको एरिया दिख रही है वही उसकी सरफेस एरिया हुई। या तो आप उसको ऐसे समझ सकते हैं कि आप बॉल को पेंट करिए, सब जगह से कंप्लीट पेंट कर दीजिए, तो आपने पूरी जगह पे जो पेंट किया है वो उसकी सरफेस एरिया में ही किया है। तो अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे मुझे सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए बताना है, जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा। मीन्स मुझे एग्जैक्ट रेडियस चाहिए स्फीयर ए का, जबकि मुझे स्फीयर ए और स्फीयर बी इन दोनों के रेडियस का एडिशन 36 दे के रखा है। तो इससे मुझे स्फीयर ए का एग्जैक्ट रेडियस कैसे मिलेगा? मुझे यहाँ पे दिया है कि इन दोनों ही स्फीयर के वॉल्यूम का रेशियो 125:64 है, तो इसकी हेल्प लेनी होगी। आपको पता होगा कि स्फीयर के वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे स्फीयर ए के लिए 125 का रेशियो बन रहा है, मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर ए का क्यूब बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से 64 के लिए क्या हो जाएगा 4/3 पाई रेडियस ऑफ स्फीयर बी का क्यूब बनेगा। और 4/3 पाई, ये 4/3 पाई, ये दोनों ही कांस्टेंट वैल्यू है जो कट जानी है। मीन्स आपको ओवरऑल क्या मिला, आपको रेडियस ऑफ स्फीयर ए का क्यूब और रेडियस ऑफ स्फीयर बी का क्यूब, यही तो मिला रेशियो में। इसका मतलब 125 5 का क्यूब है और 164 जो 4 का क्यूब है, ये इससे मुझे जो रेडियस का, इन दोनों के रेडियस का जो रेशियो मिला वो 5:4 मिला। मीन्स रेडियस ऑफ स्फीयर ए और रेडियस ऑफ स्फीयर बी
इन दोनों का रेशियो मुझे 5:4 मिला है। अब देखिए एग्जैक्ट वैल्यू इन दोनों के ऐड करें तो 36 मिलता है, और अगर मैं इन दोनों के रेशियो को ऐड करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 5 + 4 9 मिलेगा। तो ये जो रेशियो का एडिशन है जो 9 मिल रहा है, और ये जो एग्जैक्ट वैल्यू का एडिशन है जो 36 मिल रहा है, जो 36 अपने आप में क्या है, 9 × 4 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेडियस है, जो एग्जैक्ट वैल्यू होगी स्फीयर ए और स्फीयर बी की, वो क्या होगी, 5 × 4 एंड 4 × 4। मीन्स स्फीयर ए का जो एग्जैक्ट रेडियस होगा वो होगा 20, और स्फीयर बी का जो एग्जैक्ट रेडियस होगा वो होगा 16, और 20 और 16 को ऐड करेंगे आपको 36 मिल जाएगा। क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। मुझे तो स्फीयर ए का रेडियस चाहिए ना, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए आपसे बोला है, तो बस मैं यहाँ पुट कर देती हूँ 4πr², वो होगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, और सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए के लिए फाइंड आउट करने के लिए 4π रेडियस ऑफ स्फीयर ए करेंगे उसका स्क्वायर, और मुझे इसकी सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए मिल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 4 × पाई के वैल्यू 22/7, बट नहीं, यहाँ पे ऑप्शंस में ही पाई दिया है तो पाई को पाई रहने देते हैं। रेडियस का स्क्वायर करना है, मीन्स मुझे 20 का स्क्वायर करना है, और यही हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ए। सिंपल है, इजीली निकल गया। अब आप 20 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, 400 मिलेगा, 400 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 1600 पाई, यही आएगा। सिंपल था, बहुत इजीली इसकी वैल्यू निकल गई। देखिए मैं सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन करती हूँ ना, इसलिए इतना टाइम लगता है, बट इतना टाइम लगने वाली कोई चीज़ है नहीं। लेकिन फिर भी समझने के लिए आपको सारे पॉइंट्स क्लियर होना ज़रूरी है, इसके लिए मैं इतना एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको। एग्ज़ाम टाइम पे आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको किसी को एक्सप्लेन नहीं करना है, आपको ऑलरेडी हर एक पॉइंट पता है। तो जस्ट आपको जो वर्क करना है आप उस पर काम करेंगे और आपको बहुत जल्दी वैल्यू निकलेगी। बस आपको चीज़ें सारी क्लैरिटी में होती हैं, तो एग्ज़ाम टाइम पे कंफ्यूजन नहीं होता है, या जब आप प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो आपकी जो प्रैक्टिस होती है आपके उसकी चीज़ों को, आपके जो नॉलेज है उसको और इन्हेंस करती है, गेन करती है। आपको ये नहीं है कि आप कंफ्यूज्ड हैं बेसिक पॉइंट को लेकर के। जब आप बेसिक पॉइंट को लेकर कंफ्यूज्ड नहीं होते हैं तो आपका मैथ्स और अच्छा होता जाता है। प्रैक्टिस के साथ और ज़्यादा आपको खुद के आइडियाज़ निकलते हैं कि मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करूँ या इसको ऐसे सोचूंगा तो मैं ईजिली इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ। इस वजह से मेरा थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने में टाइम लग रहा है। एग्ज़ाम टाइम पे आपको टाइम नहीं लगेगा, वैसे फिर भी आपको मेरे वीडियो को लेके जो भी राय बनती है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मैं देखूंगी कि मैं उस पर क्या वर्क कर सकती हूँ।